वंदे मातरम साथियों। आज हम बात करेंगे वो राजस्थान के इतिहास पे करेंगे। और राजस्थान का जो इतिहास सब्जेक्ट का जो हमारी यूनिट है, राजस्थान का सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास, उसमें हम देखेंगे। और इसमें देखिए सामान्य जो टॉपिक है, जैसे अपने क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन है, हमारा किसान जनजाति आंदोलन है, हमारी प्राचीन सभ्यताओं के कुछ एक नाम से दिए गए हैं वो स्थल हैं। ये क्या है कि हम उस पेपर में पहले वाले में कर चुके हैं, वो हम यहाँ अपलोड कर देंगे, वीडियो वो अपलोड हो जाएंगे अपने जो नहीं हुए हैं। ठीक है, जो साहित्य के बारे में कुछ एक जो मलकुल मिला के ये कहें कि आधुनिक राजस्थान के बारे में जो मुख्य बातें हैं, जिनके हमने क्या है कि पेपर थर्ड में उधर भी कॉमन सिलेबस है उसको वहाँ देखा है, उसके वीडियो अपलोड हो जाएंगे। परंतु इस क्लास में क्या करेंगे, हम उन पहलुओं को छुएंगे जो हमें कहीं मिलते नहीं, बहुत कम चांस रहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो देखने जा रहे हैं साथियों, वो देखने जा रहे हैं कि राजस्थान पर ब्रिटिश, राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, ये हमने देखना है। तो राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था है, ये हमारा क्या सिलेबस में दिया हुआ है, 1818 से 1948 तक राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था पर, आर्थिक व्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था पर कौन सा प्रभाव है, ब्रिटिश प्रभाव है, इसको हम देखेंगे। और कब से कब है ये, 1818 से लेकर 1948 तक। इसमें एक तो कौन सी व्यवस्थाएं थी, कैसी व्यवस्थाएं रही, उनकी हम बात करेंगे। सेकेंडली हम किसकी बात करेंगे साथियों, सेकेंड हम बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ परिवहन और संचार के साधनों का विकास हुआ, नमक समझौता हुआ, अफीम समझौता हुआ, इनके बारे में हम हमारी इस कक्षा में बातचीत करेंगे। तो आज अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और अर्थव्यवस्था को देखते हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को, और पूरे इसमें कहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं इनकी बात करते हैं। देखिए ये 1818 में अंग्रेज आए हैं, संधियां हुई हैं। उससे पहले यानी ये 19वीं सदी हो गई थी। 19वीं सदी से पहले राजस्थान में जो अर्थव्यवस्था थी ये किस पे आधारित थी, 19वीं जो सदी है, 19वीं सदी से पहले तो ये अपनी सीधा सा ये देख लें कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था है ये मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था ये 19वीं सदी में और 19वीं सदी से पहले अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। ये अपने को ये ध्यान रखना है। देखिए अब कृषि आधारित है और इसमें अंग्रेज हमारे आए हैं, तो अंग्रेजों के आने के बाद इस कृषि आधारित व्यवस्था में क्या परिवर्तन होता है उसकी हम चर्चा यहां पर करेंगे। तो कृषि आधारित है नंबर एक। दूसरा देखिए अपने यहां देखें कि 19वीं सदी से पहले, 19वीं सदी से पहले यहाँ जो राजस्व व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, इसमें क्या था कि यहाँ के राजा लोग थे वो यहाँ राजस्व संग्रह का काम करते थे, यानी उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो चलाई गई थी, वो काम कर रही थी। मुख्यतः क्या है, लाटा, कुंता और बिघोड़ी। बिघोड़ी तो क्या है कि ये केवल जोधपुर में और कहीं कहीं बीकानेर में प्रचलित थी भिगोड़ी प्रथा। ये हमारे राजस्व की प्रथाएं इस समय प्रचलित थी, भिगोड़ी प्रथा। अब देखिए लाटा प्रथा है, लाटा प्रथा में क्या था, इसमें साथियों क्या किया जाता था, 19वीं सदी से पहले की बात कर रहे हैं हम। 19वीं सदी में पहले जो लाटा थी, इसमें क्या किया जाता था, उपज के आधार पर
जितनी उपज होती थी, उपज के आधार पर राजस्व का निर्धारण होता था। राजस्व का निर्धारण ये किससे होता था? ये लाटा प्रथा के तहत होता था। और अपने को ये ध्यान रखना है कि इस समय जो राजस्व था, राजस्थान में राजस्व प्रचलित था, वो उत्पादन का कितना था? 1/3 या कहीं 1/4 था। 1/3 या 1/4, यानी कुछ जगह पर 1/3 था और कहीं कहीं 1/4 था। तो लाटा प्रथा है, इसमें किसान को बहुत अधिक नुकसान नहीं होता था, क्योंकि अगर उसकी फसल ज्यादा होती है तो उसका राजस्व ज्यादा होता था। और अकाल पड़ गई, कोई परिस्थितियां ऐसी आ गई कि उत्पादन कम हुआ है, तो उसे राजस्व भी क्या देना पड़ता था? कम देना पड़ता था। यहाँ अपने को ये ध्यान रखना। दूसरी व्यवस्था थी साथियों, कुंता व्यवस्था। और इस कुंता व्यवस्था में क्या था? इस कुंता व्यवस्था में यह था कि खड़ी फसल का अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारण, यानी अनुमान लगा दिया जाता था। अनुमान के आधार पर क्या किया जाता था? राजस्व का निर्धारण कर दिया जाता था कि ये इतनी फसल होगी और इसका इतना राजस्व बनता है, आप ये दें। ठीक है। तीसरी प्रथा थी, देखिए मुख्यतः ये दो प्रथाएं प्रचलित थी राजस्थान में। क्या प्रचलन था? इन दो प्रथाओं का ही राजस्थान में प्रचलन था और नहीं था। परंतु ये ध्यान रखेंगे कि ये तीसरी प्रथा है, ये जोधपुर व बीकानेर में प्रचलित थी। जोधपुर व बीकानेर में प्रचलित थी। और इस प्रथा में पहले तो अपने ये देखें कि ये प्रचलित कहां थी? जोधपुर व बीकानेर में प्रचलित थी। और दूसरा अपने को ये ध्यान रखना है कि इस प्रथा में क्या होता था? नगद भूमि कर लिया जाता था। नगद भूमि कर लिया जाता था। क्या लिया जाता था? नगद भूमि कर लिया जाता था। मुख्यतः ये कहां प्रचलित थी? मुख्यतः ये जोधपुर में प्रचलित थी। हाँ जी। अब देखो यहाँ क्या कि 19वीं सदी से पहले की बात कर रहे हैं हम। कहा? 19वीं सदी से पहले। तो मुख्यतः लाटा और कुंता प्रथाएं हमारे यहाँ प्रचलित थी। भिगोड़ी प्रथा भी प्रचलन में थी थोड़ी, ये अपने को इतना सा ध्यान रख लेना है। ठीक है। अब अंग्रेजों के आने के बाद उनका क्या प्रभाव रहा, क्या परिवर्तन आए, उनकी हम बात करते हैं। अब अंग्रेज 1818 में राजस्थान के लगभग सभी कंपनियों से संधियां कर लेते हैं। और संधियां करने के बाद वो क्या करते हैं? वो देखते हैं कि ये लाटा और कुंता प्रथा है, ये सही नहीं है। वो नगद कर के रूप में, फिक्स कर के रूप में ज्यादा विश्वास करते थे। तो वो कुछ परिवर्तन चाहते हैं। क्या चाहते हैं? वो कुछ परिवर्तन चाहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। अब ब्रिटिश क्या परिवर्तन चाहते थे? ब्रिटिश जैसा अपने पढ़ के आए हैं इंडियन हिस्ट्री में, हमें पता भी होता है कि ब्रिटिश चाहते थे कि स्थायी भू राज बंदोबस्त हो, फिक्स इनकम आए, जैसे रेतवाड़ी महलवाड़ी टाइप की व्यवस्थाएं हो, है ना। तो ये क्या कि वो नगद कर चाहते थे, हर प्रकार से नगद कर। परंतु यहाँ के कि 19वीं सदी के बाद क्या होता है, ये अपने देखते हैं। 19वीं सदी के बाद 19वीं सदी के बाद अंग्रेजों के यहाँ आने के बाद हमारे यहाँ क्या रहता है कि पहले तो क्या है कि जो व्यवस्था है वो नगद दी जाने लगी। इजारेदारी प्रथा, एक तो क्या हुआ? इजारेदारी प्रथा शुरू की गई। इजारेदारी आपने देखा है। इजारेदारी यानी इसको क्या कहते हैं? ठेके वाली प्रथा कहते हैं। इजारेदारी प्रथा थी, यानी सबसे अधिक जो बोली लगाएगा उसी को ये दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उसे राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा राजस्व वसूलने का अधिकार? जो सबसे अधिक बोली लगाएगा। अपने को यहाँ यह ध्यान रखना है साथियों, इसका हमें उदाहरण मिलता है स्टार्टिंग में 1832-33 में और 1834-35 में। तो वो उदाहरण क्या मिलते हैं कि एक तो मेवाड़ में 1832-33 में मेवाड़ में
सर्वाधिक बोलीदाता, सर्वाधिक बोलीदाता यानी बोली लगाने वाला, बोली देने वाला जालिम चंद, जालिम चंद को पूरे मेवाड़ का राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता है। राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता है, अधिकार दिया गया। क्योंकि देखिए साथियों कि एक तो आपने को ध्यान रखना है कि 1832-33 में, दूसरा जालिम चंद है। ये क्या करता है, ये बोली लगाता है, ये कहता है कि 12,75,000 रुपये वार्षिक के बदले, किसके बदले, 12,75,000 रुपये वार्षिक के बदले अपने को ये ध्यान रखना है कि 12,75,000 रुपये इसने कहा कि मैं मेवाड़ राज्य को दूंगा। और आप क्या करें, आप पूरे मेवाड़ राज्य हैं, इस मेवाड़ राज्य में क्या करें कि मेवाड़ राज्य में मुझे राजस्व वसूलने की अनुमति प्रदान करें। तो ये क्या है कि जालिम चंद जो था, इसको इसमें पूरे मेवाड़ राज्य है, इसमें ये वसूलने की अनुमति दी गई। क्या वसूलने की अनुमति दी गई, राजस्व वसूलने की अनुमति दी गई इजारीदार प्रथा के तहत मेवाड़ में। इसी तरह अपने दूसरा उदाहरण मिलता है साथियों। दूसरा उदाहरण क्या मिलता है कि 1834-35 में, कब, 1834-35 में जैसलमेर में। देखिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसलमेर में क्या होता है। 1834-35 में जैसलमेर में गणेश पाल बहादुर मल, गणेश पाल बहादुर मल को, ये एक व्यक्ति का नाम है गणेश पाल बहादुर मल, इसको क्या किया जाता है, इसको को 1,16,500 1,16,500 रुपए में राजस्व वसूलने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजस्व वसूलने की अनुमति प्रदान की जाती है, यानी क्या है, वसूलने की अनुमति प्रदान की जाती है। अब देखिए ये क्या करता है, ये भी जो क्या करता है, पूरा जैसलमेर में क्या है कि मैं राजस्व वसूली अनुमति प्रदान की जाती है कि राजस्व वसूली करूंगा, और इसके बदले में जैसलमेर को वार्षिक कितना दे रहा है, कब करता है, 1834-35 में करता है। कहां पे करता है, जैसलमेर में करता है। गणेश पाल बहादुर मल है, इनको करता है, और ये 1,16,500 रुपए में वार्षिक क्या करता है, वार्षिक ये ठेका मुकाता है। एक तरीके से हम कहते हैं इजारेदारी प्रथा होती है। इस तरह से क्या होता है, ब्रिटिश के आने के बाद साथियों हमारे यहाँ क्या होने लगता है, हमारे यहाँ जो व्यवस्था चल रही थी पहले से, कौन सी व्यवस्था चल रही थी, जो व्यवस्था चल रही थी हमारे यहाँ लाटा और कुंता, उसको समाप्त करने का प्रयास होता है। और समाप्त करने के प्रयास के तहत क्या होता है कि समाप्त करने के तहत ये प्रथा लागू कर दी जाती है। अब देखिए अपनी एक चीज पीछे देखी कि भिगोड़ी क्या था, ये भी नगद भूमिकर था भिगोड़ी। तो ये भी अंग्रेजों को थोड़ा सा रास आता है। सबसे पहले तो अंग्रेज क्या करते हैं साथियों, सबसे पहले तो अंग्रेज 1855 में भरतपुर में सर्वप्रथम 1855 में भरतपुर में संक्षिप्त सर्वेक्षण करवाया जाता है। संक्षिप्त सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण करवाया गया सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा। जो करवाया गया है वो यहाँ, क्योंकि अंग्रेजों ने जैसे ही नगद वाला सिस्टम शुरू किया ना, वैसे ही उनका क्या हो गया साथियों, वैसे ही उनका विरोध होना शुरू हो गया। जैसे ही उन्होंने क्या किया, नगद वाला सिस्टम शुरू किया,
और वैसे ही क्या है कि इसका विरोध शुरू हो गया। और इसके बाद में अंग्रेज आगे क्या करते हैं साथियों, 1868 में ये चकबंदी व्यवस्था लागू करते हैं। 1868 ईस्वी में चकबंदी का प्रारंभ किया गया। चकबंदी का प्रारंभ है वो किया गया ये अपनी कुछ ध्यान रखना है। 1868 ईस्वी ध्यान रखना है, चकबंदी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात करें तो इसके बाद में क्या होता है, आगे यहाँ भिगोड़ी प्रथा लागू की जाती है 10 वर्ष के लिए। काम पे की जाती है 1893-94 में। 1893-94 में भिगोड़ी प्रथा, भिगोड़ी में क्या है, भूमि कर है वो नगद लिया जाता था। भिगोड़ी प्रथा 10 वर्ष के लिए कहां लागू की जाती है, मारवाड़ में लागू की जाती है। मारवाड़ में लागू की गई, तो ये ध्यान रखेंगे 10 वर्ष के लिए लागू की गई है। यानी ये एक तरीके से क्या है, स्थायी बंदोबस्त वाली इनकी बातें हैं वो सामने आती हैं। क्या है, स्थायी बंदोबस्त वाली कार्य है वो सामने इनका आता है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करें तो ये क्या करते हैं, 1800 जो प्रारंभ में कहें कि 18वीं सदी के लास्ट में क्या होता है साथियों, 18वीं सदी के जो लास्ट में होता है, ये लास्ट में ये मेवाड़ में शंभू सिंह के काल में, किसके काल में, शंभू सिंह के काल में, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के काल में, मेवाड़ की महाराणा कौन है, शंभू सिंह के काल में मेवाड़ में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का प्रयास किया गया। स्थायी बंदोबस्त लागू करने का प्रयास किया गया। अब देखिए पूरी तरह से ये लागू नहीं हुआ, असफल रहा है। तो इसके बाद में क्या है, 1877-78 में मेवाड़ में पुनः स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। मेवाड़ में पुनः स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया और नया स्थायी बंदोबस्त है ये मेवाड़ में कब लगा है, लागू किया गया। ये प्रयास हो रहे हैं स्टार्टिंग, यहाँ कोई ज्यादा इनको क्या है, अंग्रेजों को प्रारंभ में सफलता वो नहीं मिलती है। 1886 में यहाँ नया बंदोबस्त लागू किया जाता है। 1886 में 1886 ईस्वी में मेवाड़ में नया बंदोबस्त, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किस तरह से लगा, बंदोबस्त लागू किया गया और इस बंदोबस्त के तहत लागू किया गया और इस बंदोबस्त के तहत क्या होता है साथियों, इसके तहत कुमलगढ़ परगने को छोड़कर, कौन सा, ये ध्यान रखेंगे, कुमलगढ़ परगने के अलावा, कुमलगढ़ परगने के अलावा शेष मेवाड़ के साथ 25 वर्ष के लिए, ये ध्यान रखेंगे 25 वर्ष, ये अलग है डिजिट है तो इसको ध्यान रखेंगे, 25 वर्ष के लिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त है ये लागू किया गया
यहां अपने एक ध्यान रखेंगे कि जो कुमलगढ़ है, इस कुमलगढ़ के साथ ये 25 वर्ष का नहीं किया गया। कुमलगढ़ के साथ कितने साल का किया गया? तो कुमलगढ़ के साथ 15 वर्ष का लागू किया गया था। बाकी जो भी मेवाड़ है, बाकी जितना भी मेवाड़ है उसके साथ कितना लागू किया गया है? बाकी पूरे मेवाड़ के साथ 25 वर्ष के लिए स्थायी बंदोबस्त है, ये लागू कर दिया गया साथियों। तो यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कुल मिला के। और ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि अंग्रेज जैसे ही आए, अंग्रेज जैसे ही हमारे आए, तो आने के बाद उन्होंने क्या किया साथियों? अंग्रेजों ने आने के बाद में हमारे यहाँ जो पहले से लाटा और कुंता प्रथा चली आ रही थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया, जिसमें उपज का भाग लिया जाता था, उपज फसल ली जाती थी, जिन्स ली जाती थी राजस्व के रूप में, या नकदी का व्यवस्था की प्रारंभ हुई और एक स्थायी बंदोबस्त लागू करने का प्रयास किया कि चाहे अकाल पड़े कुछ भी हो। हालांकि उसमें क्या है, उसमें अंग्रेजों ने प्रारंभ में ये दिखाने का प्रयास किया कि अगर हम लाटा और कुंता प्रथा को जारी रखते हैं तो इससे क्या होगा? इससे किसानों को नुकसान होगा। कैसे होगा? कि किसानों का जैसे क्या करना है कि लाटा प्रथा है, लाटा प्रथा में क्या किया जाता है? लाटा प्रथा में उसको पैमाइश की जाती है, तो पैमाइश फसल को काटते थे, निकालते थे, पैमाइश करते थे। तब तक एक आदमी है, वो एक आदमी क्या रहता था? खेतों में फसल की निगरानी के लिए राज्य की तरफ से रखा जाता था, परंतु उसको वेतन, उसको पारिश्रमिक, ये पारिश्रमिक किसकी तरफ से दिया जाता था? ये पारिश्रमिक है, ये दिया जाता था साथियों किसकी तरफ से? ये दिया जाता था किसान की तरफ से। एक बात। दूसरा क्या था कि जो कुंता प्रथा है उसमें क्या है कि पैदावार कम ज्यादा हो जाती है तो किसान को नुकसान होता है, तो किसान को नुकसान ना हो ये हम चाहते हैं। और इसमें क्या है कि जो भिखमंगे वगैरह कुछ लोग आते थे, भिखारी वगैरह, वो खेतों में आते थे मांगने के लिए और वो अपना हिस्सा ले जाते थे मांग के, और वो हिस्सा किसके हिस्से से करता था? किसान के हिस्से से करता था, राज्य के हिस्से से नहीं करता था। तो यहाँ क्या है कि ये उन्होंने कहा कि ये दुष्परिणाम है, इनको दूर करने के लिए हम लागू कर रहे हैं, और इन्होंने लागू किया। अब देखिए यहाँ एक और प्रथा थी जिसको पूछा जा सकता है कि साध प्रथा का प्रचलन कहां था? कौन सी प्रथा है? साध प्रथा का प्रचलन कहां था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साध प्रथा को अपने को ध्यान रखना है साथियों कि साध प्रथा का प्रचलन कहां था? एक नया बंदोबस्त था साध प्रथा। ये भू राजस्व की एक प्रणाली थी साध प्रथा। इस साध प्रथा में क्या था? साध प्रथा में ये था मित्रों कि इस प्रथा में कोई महाजन या सेठ कह दें, महाजन कह दें, साहूकार कह दें, इसको क्या है कि ये किसी एक गांव या क्षेत्र का, किसी गांव या क्षेत्र, पूरे राज्य का नहीं है, क्षेत्र का राजस्व एकत्रित करने का आश्वासन देता था। क्या करता था? आश्वासन देता था। कोई सेठ, महाजन, साहूकार किसी गांव या क्षेत्र का राजस्व एकत्रित करने का क्या करता था? आश्वासन प्रदान करता था। किसको आश्वासन प्रदान करता था? ये आश्वासन देता था किसको? सरकार को। जैसे सरकार को, और बदले में क्या किया जाता था साथियों? सरकार को बदले में क्या किया जाता था? उसको वही प्रथा थी कि उसे क्या कि उसको उससे फिक्स राशि है कि वो कह देता था कि मैं ये आपको इतना पैसा इस क्षेत्र का दे दूंगा, और वो आश्वासन देता था, उनको भुगतान करता था और खुद क्या करता था? उस क्षेत्र में वो अपना राजस्व एकत्रित करता था। इसको कहते थे साध प्रथा, और इस प्रथा का प्रचलन मेवाड़ में था। ये ध्यान रखना, इस प्रथा का प्रचलन मेवाड़ में था, ये अपने को ध्यान रखना। भिगोड़ी ध्यान रखना है, भिगोड़ी का है, भिगोड़ी है मारवाड़ में और आंशिक रूप से बीकानेर में।
जबकि ये साध प्रथा का प्रचलन मेवाड़ में था। ये अपने को ध्यान रखना है साथियों, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, इस पे आप गौर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें आगे, तो आगे क्या है कि जैसे 19वीं शताब्दी है, इस 19वीं शताब्दी में क्या था साथियों, क्वेश्चन जो बन सकता है ये बन सकता है कि 19वीं जो शताब्दी है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सिंचाई के प्रमुख साधन, सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? कुएं थे। क्या थे? कुएं। सिंचाई के प्रमुख साधन क्या थे साथियों? सिंचाई के प्रमुख साधन थे वो थे कुएं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब क्या कि सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं थे, तो कुओं से जल निकालने के लिए कुछ यंत्रों का प्रयोग होता था। अब ये यंत्र कौन से थे ये आपने पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं कि ये यंत्र कौन से थे, ये पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ यंत्रों में अपने को क्या ध्यान रखना है? एक तो अपने को ध्यान रखना है अरहट, और इस अरहट को ही रहट कहते हैं। एक था चड़स और एक था ढेकुली। क्या? ढेकुली। अब देखिए यहां अपने को थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि ऐसा ट्रेंड है राजस्थान में पूछने का कि कहां कहां से क्या क्या किस रूप में किया जाता था। ये अपने को ध्यान रखना है कि ये अरहट रहट का प्रयोग कहां होता था। चढ़ ढेकुली को क्या कहते हैं? चांच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चांच भी इसको कहा जाता था। अरहट है ये मुख्यतः कहां है? अरहट का प्रयोग है ये मुख्यतः किस क्षेत्र में होता था? चड़स का कहां होता था और ढेकुली का कहां होता था? कोई साथी बता सकता है क्या आप में से कमेंट करके? कोई भी मित्र बता सकता है कि ये मुख्यतः कहां प्रयोग में आते थे? मुख्यतः कहां प्रयोग में आते थे? कोई भी मित्र बता सकता है? ये सभी के सभी क्या है? कुएं से पानी निकालने के यंत्र है। क्या है? कुएं से पानी निकालने के यंत्र है। अच्छा, कोई नहीं बता रहा, तो अपने को यह ध्यान रखना है कि ये कुएं से पानी निकालने के जो यंत्र हैं ये कहां से निकाला जाता था? अरहट और रहट है ये तो सिरोही, जोधपुर, अजमेर, मेरवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, और कौन सा हो गया? एक उदयपुर रह गया इसमें। उदयपुर आदि क्षेत्रों में कुएं से पानी निकालने का यंत्र, पानी निकालने, कुएं से पानी निकालने का यंत्र था। ये कौन सा? अरहट, रहट, ये कुएं से पानी निकालने के यंत्र है। किस क्षेत्र में? ये सिरोही वाला है, जोधपुर है, अजमेर मेरवाड़ा है, उदयपुर है, इस क्षेत्र में। चड़स भी क्या है? ये कुएं से पानी निकालने का यंत्र है, परंतु ये मुख्यतः कहां प्रयोग में लाया जाता था, उपयोग में लाया जाता था? तो ये जयपुर, कोटा, बूंदी आदि क्षेत्रों में कुएं से पानी निकालने का यंत्र, बस इतना सा लिख देते हैं, इसे अपने को समझ में आ जाएगा कि क्या था ये निकालने का यंत्र है।
तो चरस का प्रयोग कहाँ नहीं होता था, कहाँ होता था, इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ढेकुली अथवा चांद, ये क्या है? जिस भूमि में जल स्तर ऊंचा होता था, जिस भूमि का जल स्तर यानी भूमिगत जल स्तर है, जल स्तर ऊंचा होता था, वहां ढेकुली से पानी निकाला जाता था। यानी कुआं है, वहां ढेकुली से पानी निकाला जाता था। तो ये तीन तो यंत्र भी रहते हैं, ये यंत्र पूछ लिए जाते हैं साथियों। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि कौन सा यंत्र है वो कहां काम कर रहा था। इसके बाद में अपने कुओं की बात करें तो बाद में क्या है कि प्रारंभ में कुएं ही है 19वीं सदी के, बाद में धीरे धीरे विकसित रूप में क्या आई है, नहरें आई है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर कौन सी मानी जाती है? बाकी तो अपने गंग नहर है। ये क्या है? राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर थी, राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर। और जैसा हम सभी को पता है कि ये गंगानगर और बीकानेर जिलों में, थोड़ा सा बीकानेर जिले का हिस्सा आता है, मुख्यतः गंगानगर में इसका प्रभाव रहा है। इससे सिंचित क्षेत्र है। निर्माता कौन है? महाराजा गंगा सिंह। और इसलिए महाराजा गंगा सिंह को क्या कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह कहां के हैं? बीकानेर के। और ये बीकानेर में क्या है, इसको लेके आए, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, क्योंकि ये मरुस्थलीय एरिया था। आधुनिक भारत का भागीरथ, ये किसको कहा जाता है? गंगा सिंह को कहा जाता है। सबसे प्राचीन नहर थी। यार यहां अपने को ध्यान रखने कि इसका उद्घाटन, इस नहर का जो उद्घाटन है ये 26 अक्टूबर 1927 को, 26 अक्टूबर 1927 को हमारे तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। तो बाद में क्या है कि धीरे धीरे नहरें निर्माण होने लगा। कब? 20वीं सदी में। 19वीं सदी में क्या था साथियों? 19वीं सदी में हमारे यहाँ बाकी नहरें अपनी किस में है? नहरें अपने क्या है कि जो हमारा ज्योग्राफी वाला पोर्शन है थर्ड पेपर का, उसमें रहते हैं। तो यहाँ धीरे धीरे फिर नहरों की तरफ रुझान बढ़ा। हालांकि अभी भी कुएं और नलकूपों से राजस्थान में क्या होती है? सबसे अधिक सिंचाई होती है। नेक्स्ट, इसके बाद हम आगे चले तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं, वो करते हैं अकाल की। अकाल पे हमारे पीछे क्वेश्चन आया, क्या है? अकाल पे क्वेश्चन आया, अकाल कैसा होता है? अब देखिए, अकाल पे सामान्य क्वेश्चन आया था कि त्रिअकाल किसे कहते हैं? अकाल। अब देखिए, अकाल और जो हमारा राजस्थान है, अकाल और राजस्थान का चोली दामन का साथ रहा है। राजस्थान में अकाल की स्थिति हमेशा से ही बनी रहती है, अक्सर आती रहती है। अकाल है वो कितने प्रकार के होते हैं और मुख्यतः अकाल के क्षेत्र में क्या कार्य है और कब प्रारंभ हुआ, इसकी हम बातचीत करते हैं। अब देखो साथियों, अकाल में सबसे पहले तो आप ये देखें कि अकाल है ये 4 प्रकार का होता है। मोटे तौर पर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन से? एक तो होता है अन्न अकाल, एक होता है जल अकाल, और एक होता है तृण काल, तृण घास यानी हम कह दें चारा, और एक होता है त्रिकाल। अब देखिए, हमारे क्वेश्चन क्या आया था? अन्न काल, जिसमें क्या होती है? अन्न की कमी, खाद्यान्न की कमी हो जाती है। जब स्थिति ये आ जाती है खाद्यान्न खाने के लिए नहीं मिलता,
जल की कमी, यानी जल पीने के लिए नहीं मिलता उस स्थिति में, और घास की कमी या कहते हैं चारे की कमी, चारे की कमी उसे तृण अकाल कहते हैं। और इसे जब तीनों उपयुक्त तीनों यानी अन्न, जल व चारे की कमी को क्या कहते हैं? त्रिकला अकाल कहते हैं। ये हम सभी को पता होता है, हम सभी को पता रहता है, पर ये क्वेश्चन आया था कि त्रिकाल में क्या सम्मिलित होता है, क्या त्रिकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपने यहाँ ध्यान रखना है कि ये 4 प्रकार के एक तो अकाल होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के अकाल रहते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ क्या है कि राजस्थान में छपनिया अकाल है, ये बड़ा फेमस रहा है। छपनिया अकाल, छपनिया अकाल है साथियों। ये क्या है कि इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, एक तो ये ध्यान रखेंगे, राजस्थान में इस छपनिया अकाल से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था, वो था मेवाड़ व मारवाड़। मेवाड़ व मारवाड़ था, ठीक है। दूसरा क्या कि इससे संबंधित अगला क्वेश्चन हम बात करें तो ये 1899 और 1900 ईस्वी, ईस्वी सन कौन सा है? 1899, 1900, और यहाँ विक्रमी संवत कौन सा है? विक्रमी संवत है 1956। इसलिए बुजुर्ग लोग हैं, ये क्या कि विक्रमी संवत के अनुसार चलते थे, इसलिए इस समय मारवाड़ और मेवाड़ के बुजुर्गों ने इसको छपनिया काल कहा। अब देखिए मैं पढ़ा, ये ध्यान रखेंगे। और इसके बाद अपने को क्या ध्यान रखना है कि ये त्रिकाल था, त्रिकाल था, यानी तीनों चीजों की कमी हो गई थी। और इसमें क्या हुआ साथियों? मेवाड़ व मारवाड़ में 90% पशुधन नष्ट हो गया, यानी मर गए पशु। 90% पशुधन है ये नष्ट हो गया, भूख के कारण मर गया। और यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि मेवाड़ है, यहाँ की 30% जनसंख्या, लगभग 30%, और मारवाड़ की लगभग 40% जनसंख्या है, ये भी इसके कारण नष्ट हुई हैं, प्रभावित हुई हैं, लोग मरे हैं। क्या? लगभग 30 और 40% लोग हैं मारवाड़ और मेवाड़ में छपनिया अकाल के टाइम में क्या हुए? मरे। अब देखिए आगे क्या होता है साथियों, यहाँ जब ये स्थिति आती है तो यहाँ सोचने पर मजबूर होता है, मजबूर होया जाता है कि हम अकाल के समय क्या करें, अकाल के समय क्या करें। हालांकि ये बाद की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं कि पहले क्या है कि सबसे पहले अकाल में 1868 में विचार किया गया। 1868 ईस्वी में अंग्रेजों ने अकाल पर विचार विमर्श किया, यानी विचार विमर्श, क्योंकि हर 2-4 साल के बाद में हमारे यहाँ अकाल आते थे। छपनिया अकाल ज्यादा फेमस हो गया था, या यानी ज्यादा कहर ढाने वाला हो गया था, सबसे खतरनाक आज तक का है। तो पर ये अकाल अभी भी पड़ते हैं, तो विचार विमर्श है, ये विचार विमर्श कौन करते हैं? अंग्रेज करते हैं। अंग्रेज विचार विमर्श करते हैं कि अकाल हमेशा पड़ता है, जब अकाल की स्थिति आए तो हमें क्या करना चाहिए। अंग्रेजों ने पहली बार विचार विमर्श इस बिंदु पर कब किया? सर्वप्रथम कब किया है, ये अपने को ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम 1868 में ये विचार विमर्श है, ये करते हैं अंग्रेज। तो इसके बाद में ये इसके लिए कदम क्या उठाते हैं? तो इसके लिए ये कदम उठाते हैं साथियों कि यहां एक 16 दिसंबर 1868 को ये एजीजी थे हमारे इस समय, कब? 16 दिसंबर 1868 को। कौन है? एजीजी हैं,
एजीजी कर्नल कीटिंग, ये ध्यान रख लेंगे। कर्नल कीटिंग ने राजपूताना के शासकों, राजपूताना के शासकों की एक मीटिंग बुलाई, शासकों का एक सम्मेलन बुलाया, शासकों का एक सम्मेलन, अकाल पर विचार विमर्श, अकाल से निपटने के लिए बुलाया। अब इसमें विचार विमर्श किया गया कि जब अपने यहाँ क्या पड़ता है, अकाल पड़ता है, तो उस समय हमारी क्या होनी चाहिए, पहले से तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि अब तक राजा क्या है कि कोई सिस्टेमेटिक नहीं थे, पहले से कोई तैयारी नहीं कर रहा था। तो यहाँ इस मीटिंग में ये पहली बार निर्धारित हुआ कि अकाल पीड़ितों को क्या है, रोजगार दिया जाना चाहिए और भविष्य में अकाल न आए इसका मुकाबला करने के लिए हमें पहले से क्या होना चाहिए, पहले से तैयार होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने क्या है, पहली बार अकाल नीति निर्धारित करने के लिए, अब क्या है, ब्रिटिश सरकार ने अकाल नीति निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अकाल नीति निर्धारण के लिए 1878 ईस्वी में स्ट्रेची की अध्यक्षता में, स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, आयोग गठित किया और इस आयोग ने क्या किया, आयोग ने 1880 में अपनी रिपोर्ट दी, 1880 में रिपोर्ट दी है। यानी ये क्या करने लगे हैं साथियों, ये क्या कि अकाल पर कार्य करने लगे हैं कि अकाल में के दौरान क्या होना चाहिए, इसके लिए ये क्या है कि ये कमीशन है, ये रिपोर्ट देता है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही क्या है कि 1891-92 में क्या होता है, फेमिन कोड लागू किया जाता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में 1891-92 में फेमिन कोड, फेमिन क्या होता है, अकाल को ही कहते हैं, अकाल संहिता, इसको क्या कह दो आप हिंदी में कहें तो अकाल संहिता कह दो, अकाल संहिता लागू करने के लिए शासकों को कहा गया, के लिए शासकों को कहा गया। अब देखिए यहां अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि जो अपने फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसलिए अपने ये लिख रहे हैं। बाकी अपने को ये चीज अवश्य ध्यान रखनी है कि जो ये है कि शासकों को ये कहा गया और शासकों ने क्या है कि इसको लागू कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया, क्योंकि रियासतें थी छोटी छोटी, कई स्थिति में नहीं थी लागू करें, पर इसमें यह निर्धारण किया कि अकाल के दौरान हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि एक तो हम भू राजस्व है उसका संग्रहण को स्थगित करें, सेकंड क्या है कि जो हमारा पशुधन है, हमारा जन है यानी जनता है, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था हम करें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अकाल राहत कार्य चलाने चाहिए, यानी अपने राज्य में काम करवाओ परंतु काम के बदले में उन लोगों को पारिश्रमिक दो ताकि वो क्या कर सके, भोजन खा सके, ये इसमें कहा गया। तो ये अकाल संहिता थी। 56वां अकाल महत्वपूर्ण रहता है, ये अकाल पर पिछली बार क्वेश्चन आया है इसलिए अपने को
इसमें ध्यान रखना है साथियों। तो इसके बाद में लास्ट में अगर फैक्चुअल क्वेश्चन की अपनी बात करें अंतिम, तो एक 1904 में ब्रिटिश सरकार है, इसने एक लघु पुस्तिका तैयार की 1904 में। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया साथियों? ब्रिटिश सरकार है, इसने एक लघु पुस्तिका तैयार की है। कौन सी? देशी राज्यों में अकाल की व्यवस्था। ब्रिटिश सरकार ने देशी राज्यों में अकाल की व्यवस्था, ये क्या किया है? देशी राज्यों में अकाल की व्यवस्था, यह लघु पुस्तिका तैयार की। क्या की? लघु पुस्तिका तैयार की। और अकाल में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया गया था। नेक्स्ट साथियों, इसके बाद में अपने राजस्व की नीतियां होगी। इसके बाद हम बात करते हैं संचार व्यवस्था पर। परिवहन और संचार है, इस पे थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। परिवहन और संचार में क्या रहा हमारे यहाँ? तो परिवहन और संचार में मुख्यतः 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं हमारे यहाँ सिलेबस में। और ये 3-4 कौन से बनते हैं, इनकी हम बात करते हैं। परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार में अब देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम सबसे पहले रेलवे लाइन है। ये रेलवे लाइन अप्रैल 1874 को बांदीकुई कहां पे है? बांदीकुई है दौसा में। बांदीकुई से आगरा तक बिछाई गई। पहली ये बिछाई गई है पहली रेलवे लाइन कब? अप्रैल 1894 में। और कहां से कहां? बांदीकुई से आगरा तक ये रेलवे लाइन हमारी बिछाई गई है सबसे पहले। ये अपने को ध्यान रखना है। आपने यहाँ एक ध्यान रखेंगे साथियों, वो ये ध्यान रखना है कि प्रारंभ में जब ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, इस समय जो रेल का नियंत्रण था वो भारत सरकार, यानी हम कहें कि ब्रिटिश सरकार के पास था। किसके पास था? ब्रिटिश सरकार के पास प्रारंभ में ये था। तो ये वास्तव में क्या थी? वास्तव में ये जो दिल्ली अहमदाबाद रेलवे लाइन थी, जिसको कहा जाता है, अपने क्या कहते हैं, राजपुताना मालवा रेलवे नाम भी दिया गया था। ये किसका हिस्सा थी? ये जो हिस्सा थी, ये दिल्ली अहमदाबाद रेलवे लाइन का हिस्सा थी। ठीक है। और इस दिल्ली अहमदाबाद रेलवे लाइन को क्या कहा जाता है? इसको राजपुताना मालवा रेलवे लाइन भी कहा जाता है। राजपुताना मालवा रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए, यहां अपने ध्यान रखेंगे कि यहां प्रारंभ में
नियंत्रण किसके पास था? नियंत्रण कह दें या कह दें प्रभाव कह दें, ये भारत सरकार के पास था। भारत सरकार का क्या तात्पर्य है कि ब्रिटिश कौन अंग्रेज हैं, इन अंग्रेजों के पास था और अंग्रेजों ने ही क्या इस पे नियंत्रण रखा। क्या रखा? अंग्रेजों ने नियंत्रण रखा। पर अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि 1885 में, कब? 1885 ईस्वी में ये क्या है, ब्रिटिश सरकार ने जो ये नियंत्रण है ये कंपनी को सौंप दिया है। कंपनी कौन सी है? कंपनी 1885 में रेलवे का नियंत्रण, रेलवे का नियंत्रण अगले 20 वर्ष के लिए, अगले 20 वर्षों के लिए बीबी एंड CIR कंपनी को दे दिया गया। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपने को ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम निजी रेलवे हैं, सर्वप्रथम निजी रेलवे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय द्वारा मारवाड़ से पाली तक बिछाई गई, मारवाड़ से कान तक बिछाई गई, पाली तक बिछाई गई। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। ठीक है साथियों, तो ये हमारा इतना रहा कि रेलवे लाइन है ये हमारे यहाँ बिछ गई। इसके बाद में ये परिवहन में क्या है कि परिवहन का मुख्य मकसद क्या था साथियों कि हमारी जो यहाँ सैनिक छावनियां थी इनको आपस में जोड़ना अंग्रेजों का मुख्य मकसद था, ताकि क्या कि सैनिक छावनियों पर आराम से आया जाया जा सके और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जा सके। साथ में धीरे धीरे अपने आगे देखेंगे कि ये नमक समझौता करते हैं, अफीम समझौता करते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कि इन चाहे संचार का है, परिवहन का है, सभी का इनका मकसद था कि एक तो जो अपना यहाँ की आर्थिक व्यवस्था है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए और प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाई जाए, यानी पूरे भारत में क्या है अपना साम्राज्य है वो सही तरीके से स्थापित किया जाए, इसका ये प्रयास था। तो ये रेलवे लाइन बिछाकर और सड़कों का निर्माण करके, कुछ सड़कें भी निर्मित करवाई है इन्होंने, सड़कों का निर्माण करवाकर और इन्होंने क्या है कि अपनी जो छावनी क्षेत्र या मुख्य केंद्र जो हैं उनको कनेक्ट करने का प्रयास अंग्रेजों ने प्रारंभ में किया है। ठीक है, इसके बाद में हम देखें तो नेक्स्ट है अगला संचार। संचार में क्या आता है? संचार में हमारे यहाँ डाक व्यवस्था आती है और डाक व्यवस्था के साथ में तार का प्रचलन भी हमारे यहाँ रहा है। किसका प्रचलन रहा है? डाक के साथ साथ में तार का प्रचलन भी अपने यहाँ हुआ राजस्थान में, उनकी हम बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले जो डाक व्यवस्था है, इस डाक व्यवस्था में अंग्रेजों के आने से पहले हमारी क्या थी? अंग्रेजों के आने से पहले हम क्या है कि पैदल हरकारे बोलते थे, उनको पैदल हरकारे लेके जाते थे, घुड़सवार लेके जाते थे, ऊंट सवार है वो डाक को क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते थे। सबसे पहले यही काम था, परंतु बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, यानी संचार में हम बात करें तो संचार में अंग्रेजों से पहले क्या थे ये अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने जो क्वेश्चन बनेगा वहीं अपने को लिखने की आवश्यकता है कि अपने क्या है कि ये क्या करते थे, पैदल लोग जिनको हरकारे बोलते थे, घुड़सवार हैं, घुड़सवार के अलावा क्या थे
घुड़सवार के अलावा जो ऊंट सवार थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, डाक को लेके जाते थे। 19वीं सदी में जैसे ही अंग्रेज आए, हमारी डाक प्रणाली है वो भी आधुनिकता की तरफ बढ़ी। अब एक आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एक बामणी प्रथा पूछी जा सकती है डाक में, कि बामणी प्रथा क्या थी, डाक की क्या थी बामणी प्रथा, ये थोड़ा सा आप गौर कर लीजिएगा। बामणी प्रथा क्या है, मेवाड़ में थी। कहां पे थी, मेवाड़ में थी। इसके तहत डाक लाने व ले जाने, लाने व ले जाने का ठेका, डाक लाने व ले जाने का ठेका किसी ब्राह्मण को, ये ध्यान रखना है, ब्राह्मण को 1 साल के लिए निश्चित धनराशि देकर दे दिया जाता था, देकर दे दिया जाता था। यानी उन्हें कहा जाता था कि आपको इतने रुपए दिए जाएंगे, अगले 1 साल तक आप क्या है कि डाक को लाने और ले जाने का काम करेंगे। कहाँ ये प्रथा थी, मेवाड़ में थी, और ये किसी ब्राह्मण को दिया जाता था। तो इसको क्या कहते हैं, बामणी प्रथा कहा गया था। क्या कहा गया था, बामणी प्रथा कहा गया था। अपने यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम डाकघर की स्थापना, राजस्थान में सर्वप्रथम डाकघर की स्थापना कहाँ हुई, राजस्थान में सर्वप्रथम डाकघर यानी सरकारी डाकघर की बात कहें, क्या है, सरकारी डाकघर ही होगा क्योंकि इस समय प्राइवेट भी होते थे। सर्वप्रथम सरकारी डाकघर 1839 ईस्वी में, कब, 1839 ईस्वी में जोधपुर में स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया, जोधपुर में स्थापित किया गया। ये अपने को ध्यान रखना है, कब स्थापित किया गया, 1839 में। पहला डाकघर क्या है, 1839 में स्थापित होता है और वो जोधपुर में स्थापित होता है। इसके बाद में हमारे यहाँ क्या है कि अलग अलग डाकघर स्थापित होना शुरू हो जाते हैं। इसकी तरह से अपने को यह ध्यान रखना है कि 1864 ईस्वी में, कब, 1864 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में जयपुर व अजमेर में, जयपुर व और कहां पे, अजमेर में, अजमेर में तार घरों की स्थापना की गई, तार घरों की स्थापना की गई। तो संचार में मुख्यतः डाक ही आएगी साथियों, इसके अलावा तार हैं, ये पूछे जा सकते हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये व्यवस्था आधुनिकता की तरफ आए हैं। ये कब से आए हैं, अंग्रेजों के आने के बाद हम यहाँ इस क्षेत्र में आए हैं, इसकी ओर बढ़े हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं साथियों अफीम की। अफीम एक महत्वपूर्ण पहलू रहता है, अफीम समझौते होते हैं, अफीम हमारे उत्पादक क्षेत्र रहते हैं, उनकी हम बात करते हैं कि कहां कहां कैसे कैसे क्या अंग्रेजों ने किया। तो 19वीं सदी के आसपास हमारे अफीम उत्पादन हो रहा था, वो कहां हो रहा था इस को देखते हैं, और फिर उसमें कंपनी ने क्या समझौते किए और किस तरह से इसको कंपनी ने कंट्रोल किया, ये अपने देखते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, नमक का समझौता देखेंगे। अब देखिए अफीम, अफीम ये इंपोर्टेंट रहता है साथियों, अफीम के बारे में क्वेश्चन आता है और अब की बार संभावना भी आने की। अफीम में क्या है, अफीम में आप
एक ध्यान रखेंगे कि एक तो उत्पादक क्षेत्र, इसका उत्पादक क्षेत्र कौन सा था और वो वर्तमान में है भी। उत्पादक क्षेत्र पहले था, वही अब है। क्या था? यहां प्रतापगढ़, उदयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, यहां पर क्या होता था? अफीम का उत्पादन होता था। किसका उत्पादन होता था? अफीम का उत्पादन होता था। अपने को यहाँ ये ध्यान रखना है साथियों कि सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया था कि बंगाल में अफीम के व्यापार पर क्या किया? नियंत्रण स्थापित किया। किस पे किया? बंगाल में अफीम के नियंत्रण व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया और वहां से बड़ा मुनाफा कमाया। अब जैसे ही इन्होंने क्या किया, हमारे जो राजपूताना की रियासतें हैं इनसे संधि की, तो इनको ये लगा कि ये वाला क्षेत्र है, यहाँ तस्करी होती थी, तो इनके अफीम क्षेत्र को क्या करते थे? ये नुकसान पहुंचाते थे अफीम के व्यापार को। तो इन्होंने सोचा कि इस पे नियंत्रण किया जाए। अब इस पे नियंत्रण किया जाए तो इन्होंने इस पर नियंत्रण के लिए क्या किया? इन्होंने समझौता किया सबसे पहले मेवाड़ से, उसके बाद बूंदी से, फिर अन्य राज्यों से किया। पहले मेवाड़ से और फिर बूंदी से। क्या समझौते किए, कैसे किए, वो अपने देखते हैं। सबसे पहले मेवाड़ से करते हैं और उसमें ये क्या करते हैं? मेवाड़ से समझौता इनका जो होता है, ये होता है मेवाड़ से समझौता। मेवाड़ से समझौता कब हुआ? अक्टूबर 1824 में हुआ। इसमें इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने मेवाड़ राज्य में अफीम उत्पादन न करने, अफीम उत्पादन न करने पर मेवाड़ के शासक को, मेवाड़ के शासक को 40,000 रुपये वार्षिक देना स्वीकार किया। एक तो ये काम किया है, दूसरा क्या किया? साथ ही मेवाड़ की अफीम आवश्यकता को पूरी करने का आश्वासन दिया। साथ ही मेवाड़ की अफीम की आवश्यकता, अफीम की आवश्यकता को पूरी करने का आश्वासन दिया, पूरी करने का आश्वासन दिया। यहां क्या हुआ साथियों, ये ध्यान रखना है कि यहां ये क्या चाह रहे थे कि मेवाड़ जो जहां क्या कि अफीम का बहुत अधिक उत्पादन होता है, वहां अफीम उत्पादित ना हो, तो कम से कम हमारा बंगाल का व्यापार प्रभावित नहीं होगा। और हम क्या करेंगे? इसके बदले में हम क्या करेंगे? हम बहुत अधिक मुनाफा कमा लेंगे। क्या कर लेंगे? बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लेंगे। और जब बहुत अधिक मुनाफा कमा लेंगे तो हमें यहाँ इनको 40,000 देने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर आप उत्पादन नहीं करेंगे तो आपकी आवश्यकताएं हैं वो हम पूरी करेंगे। ये पहला समझौता होता है, किसके साथ होता है? ये मेवाड़ के शासक के साथ होता है 1824 में। इसके बाद में दूसरा इनका समझौता हुआ, वो हुआ बूंदी के साथ समझौता। और बूंदी के साथ जो समझौता होता है, अफीम समझौता, ये होता है अप्रैल 1825 में। कब होता है? अप्रैल 1825 में बूंदी के साथ समझौता होता है।
और इसमें क्या किया गया साथियों, इसमें बूंदी को अफीम उत्पादन न करने की एवज में, अफीम उत्पादन न करने की एवज में 10,000 रुपये वार्षिक देना स्वीकार किया। क्या? 10,000 रुपये कितने हैं, ये हिंदी में और लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 10,000 रुपये वार्षिक देना स्वीकार किया। यानी कुल मिला के अपने को क्या कर ध्यान रखना है कि धीरे धीरे इस तरह से करके इन्होंने सभी रियासतों से समझौते किए हैं जहां जहां अफीम का उत्पादन हो रहा है, और अफीम उत्पादन कराना बंद कर दिया है। और बाद में उन रियासतों में जैसे जैसे इनका हस्तक्षेप बढ़ा तो इन्होंने वहां अफीम उगवानी शुरू कर दी और अपने पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया। तो ये अफीम समझौते इनके रहते हैं किनके साथ? मेवाड़ और बूंदी के शासकों के साथ ये मुख्य होते हैं। इसके अलावा नमक समझौता होता है। अब नमक समझौते में क्या रहता है उसकी हम बात करें, इससे पहले अपने एक और देख लेते हैं कि 1893 में अफीम पर सुझाव के लिए, अफीम पर सुझाव के लिए क्या हुआ कि रॉयल कमीशन का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? रॉयल कमीशन का गठन किया गया। कब किया गया? ये 1893 में किया गया। अफीम कमीशन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अफीम कमीशन भी कहते हैं। ध्यान रखना है, अफीम उत्पादन के सभी पक्षों के अध्ययन के लिए इसका क्या किया गया? अब ये रॉयल कमीशन का गठन किया गया है साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? नमक समझौता। कौन सा समझौता है? नमक समझौता है। उसकी हम बात करते हैं। कौन से समझौते पर? कि नमक समझौते पर, यानी नमक को कैसे नियंत्रण लेके आते हैं। इसके बाद में नमक, अब देखिए नमक में क्या होता है। देखिए अपने को साथियों सभी को पता है कि नमक चाहे गरीब है चाहे अमीर है, प्रत्येक व्यक्ति खाता है। नमक का निश्चित उपभोग होता है, और इस उपभोग में क्योंकि इनका जो इंग्लैंड का था एक लिवरपूल क्षेत्र था, वो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और वहां खूब नमक होता था। जैसे ही इन्होंने बंगाल पे नियंत्रण किया तो बंगाल के नमक पर भी एकाधिकार कर लिया था, और बंगाल के नमक पर एकाधिकार कर लिया। एकाधिकार करने के बाद वहां इनका लिवरपूल से यानी इंग्लैंड से नमक आता था और इनमें इनको खूब मुनाफा होता था। परंतु राजस्थान में क्या होता है? राजस्थान में ये होता है साथियों कि जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, इस राजस्थान वाले क्षेत्र में बहुत सा नमक उत्पादन होता था। यहाँ इस क्षेत्र के नमक की आवश्यकता को तो ये पूरी करता था, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों को निर्यात भी किया जाता था यहाँ से नमक। इसलिए इनको लगा कि क्यों न हम नमक पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लें ताकि बहुत अधिक मुनाफा कमा सकें। इसके लिए पहले अपने एक व्यक्ति की चर्चा करेंगे, और वो व्यक्ति कौन है कि नमक उत्पादन वाला जो क्षेत्र है इसमें वेनिस्टार्ट नाम का एक व्यक्ति था। कौन व्यक्ति था? वेनिस्टार्ट 1856 ईस्वी में। कब? 1856 ईस्वी में वेनिस्टार्ट ये एक अंग्रेज था, ने नमक पर एकाधिकार का सुझाव दिया। एकाधिकार का
सुझाव दिया। सबसे पहला काम यही करते हैं। क्या करते हैं साथियों? नमक पर एकाधिकार का सुझाव देते हैं। कौन देते हैं? वेनिस्टार्ट देते हैं। और इसी नमक पर एकाधिकार के सुझाव के तहत ही ये अंग्रेज लोग हैं, ये अपना काम शुरू करते हैं। और काम शुरू करते हैं, इसमें सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? सबसे पहले नमक का समझौता किसके साथ किया है? कोई साथी बता सकता है क्या? कोई साथी बता सकता है कि सबसे पहले नमक का समझौता किसके साथ किया? अब देखिए, अपने को यहां ये ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में, कब? सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में भरतपुर के साथ नमक समझौता हुआ। अब देखिए, भरतपुर क्षेत्र में भी नमक का उत्पादन होता था, मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में बहुत अधिक होता था। हालांकि उदयपुर में भी होता था, कोटा में, भरतपुर में, इन जगह होता था। तो भरतपुर के साथ नमक समझौता किया। अब देखिए, यहाँ नमक समझौता किया है, बस ये फैक्चुअल क्वेश्चन तो इतना सा ध्यान रखना है। पर अपने को यहाँ ये ध्यान होना चाहिए कि जैसे ही इन्होंने नमक समझौता किया तो इनको 33 लाख रुपए का एक साल में फायदा हुआ। अब देखिए, एक छोटी सी रियासत है भरतपुर, जहां बहुत ज्यादा नमक उत्पादन भी नहीं हो रहा। 1868 में 33 लाख रुपए एक बहुत ही बड़ी रकम थी, और इसका फायदा होना निश्चित ही इनको क्या है कि प्रभावित कर गया। तो एक तो सबसे पहले वाला अपने को ध्यान रखना है, इस पे गौर करना है, क्योंकि हमें याद क्या रहता है? हमें सांबर समझौता याद रहता है। सांबर नमक समझौता, सांबर नमक समझौता, ये कब होता है? ये ध्यान रखना है, 1869 में होता है, अगले साल होता है। यानी अंग्रेजों का सांबर पर, नमक पर अधिकार कब होता है? 1869 में होता है। एक तो यहां ये ध्यान रखेंगे, सांबर पर जयपुर, सांबर झील पर जयपुर व जोधपुर रियासतों का संयुक्त अधिकार था। एक में नहीं थी, दोनों का संयुक्त अधिकार था। अंग्रेजों ने जयपुर व जोधपुर रियासतों के साथ अलग अलग समझौते कर सांबर झील के नमक उत्पादन पर अधिकार किया। यानी इन्होंने क्या किया? जयपुर रियासत को और जोधपुर को, दोनों को फायदे देकर, पैसे देकर, ये कहकर आपकी नमक की आपूर्ति की जाएगी, ये करके, और उनके साथ क्या कर लिया साथियों? नमक समझौता कर लिया। और नमक समझौता करके सांबर पर अधिकार कर लिया। फिर धीरे धीरे पचपदरा पर, नावा, कुचामन, आसपास के क्षेत्र थे, इन पे इन्होंने किया है और नमक पर एकाधिकार किया है, क्योंकि बंगाल से सीखे हुए थे। बाद में भरतपुर के साथ किया। सांबर वाला सबसे बड़ा है, क्योंकि अपने को पता है, हमने झीलों में पढ़ चुके हैं, जिसमें थर्ड पेपर में, कि सांबर जो झील है ये भारत की सबसे बड़ी नमक उत्पादन वाली झील थी। भारत का कितना नमक उत्पादन करती है? 8.7% नमक उत्पादित है, ये करती है साथियों। तो ये हमारा इस तरह से ये प्रभाव रहा। अब देखिए, यहां अपने को क्या ध्यान रखना है साथियों? यहां अपने को ये ध्यान रखना है कि 1818 से लेकर 1948 तक अंग्रेजों का हमारे पे आर्थिक प्रभाव किस तरह से पड़ा। हमने क्या देखा? हमने अभी जो देखा है
उन चीजों की हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं फटाफट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आने हैं। हमने सबसे पहले देखा कि ब्रिटिश प्रभाव है, ये कृषि आधारित थी, कृषि पे पड़ा। 19वीं सदी से पहले 19वीं सदी से पहले हम लाटा, कुंता और बिघोड़ी प्रथा कहीं कहीं प्रचलन में थी, इस पर आधारित थे। और जैसे ही हमारे यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इजारेदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त, दूसरा हम क्या कहते कि हम कहते हैं स्थायी बंदोबस्त लागू करने का प्रयास किया। किसको? स्थायी बंदोबस्त है, इसको लागू करने का प्रयास किया। और ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने पैसे देकर इतने इतने जैसलमेर में और मेवाड़ में क्या है सर्वाधिक बोली लगाकर इजारेदारी प्रथा के तहत अपने कुछ अधिकार 1 साल के लिए लिए हैं। इनको ध्यान रख लेना है। सर्वप्रथम 1855 में सबसे पहले भरतपुर में संक्षिप्त सर्वेक्षण करवाया गया। 1868 में चकबंदी हुई, और ये चकबंदी होती भी कहाँ पे है? ये होती है जयपुर में। कहाँ होती है? जयपुर में। ये वैसे ध्यान रख लेंगे। तो चकबंदी का काम प्रारंभ किया गया 1893-94 में। कब? 1893-94 में ये जो भिगोड़ी प्रथा है ये 10 वर्ष के लिए मारवाड़ में लागू की गई। इसमें नगद भूमि कर लिया जाता था। इसके बाद में महाराणा शंभू सिंह के काल में स्थायी बंदोबस्त का मेवाड़ में प्रयास किया, परंतु असफल रहा। 1877-78 में पुनः स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, और 1886 में मेवाड़ में एक नया बंदोबस्त लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1886 में, 1886 ईस्वी में। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसके साथ ही अपने ये कि कुंभलगढ़ परगने के अलावा इस बंदोबस्त में से सभी जितने भी परगने थे मेवाड़ में, उनके लिए 25 वर्ष के लिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, और कुंभलगढ़ में 15 वर्ष के लिए लागू किया गया साथियों। इसके बाद में साध प्रथा थी। साध प्रथा मेवाड़ में प्रचलन रहता है, मेवाड़ वाला ध्यान रखना है। इसमें किसी सेठ, साहूकार या महाजन को किसी एक क्षेत्र या गांव का क्या किया जाता है? राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हमारे यहाँ कुएं प्रमुख साधन थे, और हरट, चरस और ढेकुली ये इंपोर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या है? इंपोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इनको, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी साथियों, इनको पूछा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या देखा कि गंगा नहर प्रणाली है, ये हम पहले ही ज्योग्राफी में देख चुके हैं। इसके बाद में 4 प्रकार के अकाल होते हैं, ये भी हमारे सभी के जहन में रहता है। अकाल छपनिया अकाल है, इसके बारे में अपने को जानकारी रखनी है, मुख्यतः किस क्षेत्र को प्रभावित किया है। इसके बाद में हमने अकाल आयोग, अकाल पर सबसे पहले विचार विमर्श किया। फिर कीटिंग का ध्यान रखना है, इन्होंने अकाल से निपटने के लिए एक सम्मेलन बुलाया है, और नीति निर्धारण के लिए 1878 में स्ट्रेची समिति बनाई गई है, जिसने 1880 में रिपोर्ट दी है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर फेमिन कोड अकाल संहिता 1891-92 में लागू करने के शासकों का कहा गया। 1904 में, कब? 1904 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया साथियों? देशी रियासतों में अकाल की व्यवस्था क्या की नाम की एक पुस्तिका है वो तैयार की। और परिवहन में रेलवे का ध्यान रखना है। दोसा बांदुकी 1874 में स्टार्ट होती है, ये अहमदाबाद दिल्ली रेलवे लाइन का हिस्सा थी। इसको राजपुताना मालवा रेलवे के नाम से जानते हैं। नियंत्रण इसका प्रारंभ में भारत सरकार के पास था, परंतु 1885 में रेलवे का नियंत्रण अगले 20 वर्ष के लिए किसको दे दिया गया? अगले 20 वर्ष के लिए बीबी एंड, कौन सी कंपनी है? बीबी एंड सी IR कंपनी को दे दिया गया। सर्वप्रथम निजी रेलवे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने क्या है कि मारवाड़ से पाली तक बिछाई। इसके बाद में बामणी प्रथा संचार में, ये डाक व्यवस्था थी, मेवाड़ में लागू थी। किसी ब्राह्मण को 1 साल के लिए ये ठेका दिया जाता था, बदले में पारिश्रमिक दिया जाता था। राजस्थान में सबसे पहले डाकघर 1839 में जोधपुर में स्थापित होता है, ये अभी ध्यान रखना है। इसके बाद में 1864 में जयपुर और अजमेर में सबसे पहले तारघरों की स्थापना हुई है राजस्थान में। अफीम उत्पादक क्षेत्र प्रमुखतः कौन सा है? प्रतापगढ़, उदयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़। मेवाड़ से समझौता हुआ अक्टूबर 1824 में अंग्रेजों का। इस समझौते के तहत मेवाड़ अगर अफीम का उत्पादन नहीं करेगा तो उसे 40,000 रुपये वार्षिक देंगे, और मेवाड़ में जो अफीम की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करेंगे। ऐसे ही बूंदी के साथ अप्रैल 1825 में समझौता हुआ। इसमें उत्पादन न करने के एवज में 10,000 रुपये वार्षिक देना स्वीकार किया, और अन्य रियासतों के साथ करके अफीम पर अपना एकाधिकार स्थापित किया। 1893 में अफीम पर सुझाव के लिए अफीम की जितनी भी है, इसमें अफीम का क्या किया गया? अध्ययन किया गया। क्या किया गया? अध्ययन किया गया। और इस अध्ययन
करने के लिए, सुझाव के लिए रॉयल कमीशन है, इसको गठित किया गया साथियों। और नमक 1856 में बेनिस्टार्ट ने नमक एकाधिकार का सुझाव दिया। सर्वप्रथम भरतपुर के साथ नमक समझौता हुआ, फिर सांबर समझौता हुआ। अंग्रेज जयपुर और जोधपुर दोनों क्या थे, दोनों ये स्थल थे जहां पे क्या है कि संयुक्त, जयपुर और जोधपुर दोनों रियासतें थी जिनका संयुक्त अधिकार था। इनके साथ अलग अलग समझौता करके और फिर छोटे छोटे सभी समझौते करके और नमक पर इन्होंने एकाधिकार स्थापित कर लिया। इस तरह से इन्होंने क्या कि हमारी अर्थव्यवस्था राजस्थान की है इसको प्रभावित किया है। अब अभी हम प्रयास करेंगे कि एक तो अपनी 11 बजे सुबह जो है लाइव क्लास हुई हो वो तो होगी, इसके अलावा एक वीडियो और आपको रिकॉर्डेड उपलब्ध करवा दिया जाए ताकि क्या है कि आप सही तरीके से अध्ययन कर पाए इसको, और 7 सितंबर तक हम इसको पोर्शन को कंप्लीट करेंगे साथियों। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।